हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो बच्चों, हम लोग पीछे वाली वीडियोस में बात कर चुके थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे, इंट्रोडक्शन पे इस चैप्टर के। आज हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस में। तो अगर आइसोमेरिज्म की बात करी जाए तो आइसोमेरिज्म की हमारी जो स्टैंडर्ड या जो कह सकते हैं यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, कोई भी चलेगा, एक्स वाई जेड, इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम कई सारी फॉर्म्स निकाल सकते हैं। मान लेते हैं दो ही कर रहे हैं, दो फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक। ये नेचुरल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती हैं। तो एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ है जिससे हमारे पास दो फॉर्म्स आ रही हैं। इन दो फॉर्म्स में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये फॉर्म 1 और फॉर्म 2 आइसोमर हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इनमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो, मे बी, तो भी ये हमारे आइसोमर्स होंगे। या एक तीसरा स्पेशल केस होता है कि ये इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि सर ये हमारे आइसोमर है, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 हमारे आइसोमर्स हैं और इनके बीच में जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये तीनों में से कोई एक, एनीवन, अगर एक भी प्रेजेंट है तो आप उनको आइसोमर्स कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में तो आप बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस का आइसोमेरिज्म है, तो वहां भी दो टाइप का होता है, यहां भी दो टाइप का है, स्ट्रक्चरल है और स्टीरियो है। स्ट्रक्चरल हमारे पास 6 टाइप का होता है, स्टीरियो हमारे पास 2 ही टाइप का होता है। ये 6 से कभी कभी 7 भी आपको किसी किताब में दिख जाएगा, डिपेंड करता है कौन से राइटर की बुक पढ़ रहे हो, ठीक। तो आज स्ट्रक्चर पर ही डिस्कशन करेंगे। पहले तो आपको मैं मेरा डस्टर खो गया यार, मिल गया। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमारे साथ एक रॉन्ग नंबर दिमाग में लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वहां पे होगा जहां पे स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही नहीं है, या मैं तो कहता हूं कि ये गलत चीज़ है। क्योंकि अभी हम आपको जब स्टीरियो पढ़ाएंगे उसमें आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस करेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर तो उधर भी हो जाएंगे, तो इसमें और उसमें फर्क ही क्या रह गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ईमानदारी से जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर सबसे पहले मेटल होता है, एम फॉर मेटल, और उसके पड़ोस में खूब सारे लिगेंड्स हो सकते हैं और बाहर कुछ हो सकता है एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कभी भी अगर ये लिगेंड के साथ कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर आप समझ जाइए कि ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का केस है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या होगा, लिगेंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आएगी कि लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इस हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो सकता हो कोई एनायन अंदर आ जाए, हो सकता हो कोई लिगेंड बाहर चला आ जाए। तो इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। जब भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाए, अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट की बात करेंगे तो स्पेशल अरेंजमेंट पे चले जाएंगे, वो इधर की कहानी है, ठीक। तो अगर ये लिगेंड्स कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाएं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको कोई डिस्टर्बेंस दिखे, ये यहाँ से बाहर आ जाएं, ये अंदर आ जाएं, तो फिर आप कह सकते हो सर ये जो आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल है। और जो बचपने में आप डेफिनेशन पढ़ के आते हो कि स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं जो इसके 6 या 7 टाइप हैं, कौन कौन से टाइप है हमारे पास। तो अब देखो, पहला टाइप हमारे पास है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल है, क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, इसका जजमेंट करना सबसे आसान होता है आइसोमेरिज्म में, क्योंकि इसमें कुछ कलाकारी नहीं करनी है। कंसिडर करते हैं हमारे पास है CONH3 5NO3SO4, ठीक। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये सारे लिगेंड्स हैं, ये मेटल है, इधर अपना एनायन लगा हुआ है, सही बात है। अब अगर मान लेते हैं कि इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म है जिसमें हम इस नाइट्रेट को बाहर करें और इस सल्फेट को सर अंदर कर दें, तो क्या बनेगा, देखो CONH3 5SO4 और NO3। अब अगर ये सर आयोनाइज होता है, सॉरी इसको पहले करो यार, इसको आयोनाइज करोगे मेरे भाई तो इतना एरिया जो होता है वो होता है VIP एरिया। क्या, VIP एरिया। ये आयोनाइज नहीं होगा, डज नॉट आयोनाइज।
तो जितनी भी रिएक्शंस होने वाली हैं वो इस नाइट्रेट के साथ होने वाली हैं। यानी अगर किसी रिएक्शन में कुछ रिमूव होने वाला है तो ये नाइट्रेट के साथ क्या होने वाला है, इसी का किडनैप होगा। और इस पर्टिकुलर केस में हमारे सल्फेट का किडनैप होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं सोल्यूशन में तो इससे हमें क्या मिलेगा, SO4 का आयन मिलेगा, क्योंकि ये VIP एरिया तो आयोनाइज होता ही नहीं है। और इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे भाई साहब हमें नाइट्रेट मिलने वाला है। तो देखिए जब आपने इसको तोड़ा तो आपको इधर सल्फेट मिला, इधर नाइट्रेट मिला, अलग अलग आयंस मिले, देयरफॉर आइसोमेरिज्म कौन सा हो गया, आयोनाइजेशन। समझ में आ गया। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स डिफरेंट आयंस देगा। इसने सल्फेट दिया, इसने नाइट्रेट दिया। प्रॉपर्टी अगर अलग अलग करने की बात करी जाए तो अगर आप इसको BaCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हो, किसके साथ, BaCl2 के साथ, तो देखिए यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पे बेरियम 2+ मिलेगा, इस सल्फेट को उठा लेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, BaSO4 मिल जाएगा। कैसा, ये वाइट कलर का होता है। वर्नर की थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहां पे देख सकते हो, उसके अच्छे अच्छे सवाल कराए थे। अब अगर मान लो इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपने डाला BaCl2, तो यहां से Ba2+ है, यहां से नाइट्रेट के साथ मैक्सिमम रिएक्शन हो सकती है, तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं अलग अलग आयन के प्रेजेंट होने की वजह से कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सही बात। अब एक और इसका सवाल आपको दिखाता हूं, उसको हटाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो बढ़िया सा। अब इसका जो क्वेश्चन हमसे मतलब टू बी आस्किंग में है या टू बी जल्दी से पूछा जाने वाला है वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास प्लैटिनम है और इसके अलग कंसिडर करते हैं 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन और 2 ब्रोमीन। ठीक, इसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म्स आप बनाओ पहले तो। ठीक, एक का नाम A रख देते हैं, एक का नाम B रख देते हैं। A और B मैंने इसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म्स बना दी। अब मुझे ये बताओ कि A जो है वो AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। कैसा, वाइट प्रेसिपिटेट। और B हमारा AgNO3 के साथ सर ये देगा येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट। अब आप ये बताओ A क्या है और B क्या है। अच्छा सवाल है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। अब इधर समझिए बात मेरी, PTNH3Cl Br। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो एक प्लैटिनम पकड़ लो, 4 अमोनिया को रखो, 2 ब्रोमीन कर लेते हैं और 2 क्लोरीन हम बाहर की तरफ कर देते हैं। वर्नर में आपको समझाया था इस पूरी कहानी को। जब आप क्लोरीन को बाहर की तरफ कर दोगे तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे AgNO3 के साथ तो फिर किडनैप कौन सा मॉलिक्यूल होने वाला है सर, इधर कोई रिएक्शन नहीं होनी इतने में, किडनैप होगा ये क्लोरीन। तो AgCl आपको मिल जाएगा जिसका आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। AgCl का हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा इधर। ठीक, तो यहाँ पे 2 AgNO3 यूनिट लग जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, दैट विल बी अवर A। अब अगर B की बात करी जाए तो इस क्लोरीन को अंदर ले आते हैं, ब्रोमीन को बाहर कर देते हैं, तो फिर कैसा दिखेगा B, PTNH3 यहाँ पे 4 होगा आई थिंक, Cl2 और Br2। अब जब ये ब्रोमीन के साथ AgBr बनाएगा तो AgBr हमारा येलो कलर का होगा, ये हमारा हो जाएगा B। तो इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, व्हाइट और रेड वाले, सॉरी व्हाइट और येलो प्रेसिपिटेट, AgBr येलो और AgCl आपका व्हाइट होता है। और ये दोनों हमारे कौन से होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। सर ये क्लोरीन दे देगा सोल्यूशन में, ये वाला ब्रोमीन दे देगा सोल्यूशन में, रेस्ट आपका सेम ही है। ठीक, अब इसके बाद इसमें एक जेई में सवाल पूछा गया तो इसको हटाते हैं, तो जेई वाला सवाल करो। जेई में 2010 में पूछा हमसे, ज़्यादा मतलब नया नहीं है, पुराना है और इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा क्रोमियम है, H2O4 है, एक NO2 है, एक Cl है और एक Cl है, ऐसे। इसके आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होंगे, इस वाले कंपाउंड के आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होंगे। कुछ नहीं करना है, आयोनाइजेशन आइसोमर करना है। बाहर इस समय क्लोरीन है तो क्लोरीन को अंदर लेके आओ और NO2 को बाहर कर दो, तो आइसोमर क्या बना, Cr H2O4 Cl2 NO2। ठीक, अब ये क्या देगा भैया मेरे, ध्यान लगाइए, इसने क्लोरीन आयन दे दिया, इसने NO2 का आयन दे दिया, तो ये हो गए ना आयनाइजेशन आइसोमर्स।
अलग अलग आयंस इन्होंने दे दिए। तो ये हमसे बड़ा सिंपल सवाल जेईई में पूछा गया था कि इसका रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन आइसोमर्स कौन सा वाला होने वाला है। 4 ऑप्शन थे, आपको टिक लगाना था। ठीक, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ से क्लोरीन बाहर कर दें, तो भैया क्लोरीन बाहर करोगे तो बाहर 2 क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ पे कोई फर्क अलग थोड़ी पड़ेगा उसको। ठीक, तो क्लोरीन को बाहर करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अलग अलग आयंस होने चाहिए। ठीक, तो एक बात तो हमारे पास ये हो गई। अब दूसरा आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम गलत लहजे में चल रहा है मार्केट में। ज्यादातर किताबों में आपको नाम देखने को मिलेगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा रंग बदलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये मतलब कई सारी वेरिएशंस के साथ आता है, और जिस साल इसका सवाल आ गया तो मान के चलिए गलत होगा। अब कौन सा सवाल गलत करेगा बच्चा वो भी बताएंगे। पहले तो इसका दूसरा नाम समझिए जो किताबों में से गायब होता जा रहा है। इसका जो असली नाम है वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। ऐसे समझ लीजिए, मार्कशीट में इसका नाम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, और घर के लिए जो निकनेम रखा है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। अब इसमें क्या होता है चक्कर, इन जनरल ये होता है कि मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक, और ये मेरी फैमिली है, और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये हमारा घर है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ डायरेक्ट लिंक हूँ, सही बात, मैं फैमिली डायरेक्ट लिंकेज है। उसके अलावा कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी भी हमसे लिंकेज है, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। सर यहाँ पे जो लिंकेज है वो डायरेक्ट है, यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट लिंकेज है। ठीक, सही है ना, फ्रेंड्स की डायरेक्ट नहीं है, और मतलब फ्रेंड्स की इनडायरेक्ट है, और फैमिली की डायरेक्ट लिंकेज है। वैसे ही हमारे पास सर मेटल होता है और हमारे पास सॉल्वेंट होता है। अगर डायरेक्ट लिंकेज है तो ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मेटल की हमारे लिगेंड के साथ तो डायरेक्ट लिंकेज है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ इनडायरेक्ट लिंकेज है। ठीक, तो ये जो केस हमारा होता है, यही केस हमारा होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में। मेटल और सॉल्वेंट अगर डायरेक्टली अटैच हैं तो एक फॉर्म बनेगी, और मेटल और सॉल्वेंट इनडायरेक्टली या फ्री मॉलिक्यूल के फॉर्म में सॉल्वेंट अटैच है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है, तो दूसरी फॉर्म बनेगी, और ये दोनों फॉर्म्स हमारी क्या होंगी, हाइड्रेट आइसोमर्स होंगी। अब समझने की कोशिश करते हैं। एक बात इसमें हाँ बतानी है आपको कि सर सॉल्वेट में, सॉल्वेंट जब भी बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक ही घंटी बजती है, वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर इसका नाम पड़ गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लेकिन असल नाम सॉल्वेट ही है। अब इसका जैसे मान लेते हैं, कंसीडर करो ये केस CrH2O6 और Cl3, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, एक्सचेंज करने जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन बाहर भेजा और एक क्लोरीन अंदर ले आए, क्या मिलेगा हमको, देखिए CrH2O5 Cl H2OCl2, ये मेरे को मिल गया भाई मेरे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें 6 थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 5 ही हो गए हैं और एक बाहर आ गया है। तो ऐसे भी कह सकते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या बाहर की तरफ मूव करेगा तो जो आइसोमेरिज्म हमारे पास होगा दैट विल बी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब ये वाला जो होगा ये थोड़ा सा पेल ग्रीन कलर का होगा, और अगर आप एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, 2H2O कर दो, एक क्लोरीन और अंदर ले आओ तो डार्क ग्रीन हो जाएगा। ये वाला कैसा था, वॉयलेट कलर का था, ये पेल ग्रीन हो जाएगा। और जो तीसरा बनाओगे, यहां से एक और वाटर बाहर करो, एक क्लोरीन अंदर लेके आओ, तो फिर क्या बनेगा, डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ऐसा क्यों हो गया कि अगर ये A है ये B है तो A की कंडक्टिविटी ज्यादा है, B की कम है। ये कंडक्टिविटी का चक्कर क्या है सर, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस उतनी कंडक्टिविटी। ये देखिए 3 क्लोराइड आयन, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोराइड आयन, तो यहाँ पे ज्यादा आयंस इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, यहाँ पे कम आयंस इसकी कंडक्टिविटी कम हो गई। ठीक, अब इसमें एक चीज कुछ राइटर्स ने लिखी है जो बहुत से टीचर्स और बच्चों दोनों को हजम नहीं होती है। थोड़ा सा इधर का साफ करें तो आपको मैं बताता हूं, और वो सवाल भी आपको बताता हूं जो बच्चे ज्यादातर गलत करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक, अब इधर समझना मसला। अगर मैं कहूं, कुछ राइटर्स ने लिखा कि ये एक स्पेशल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, स्पेशल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ऐसा क्यों लिखा,
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप बता दिया कि बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा कि मेरे पास अगर मान लो CO NH3 और क्या जोड़ूं, चलो H2O एक ले लो, एक क्लोरीन ले लो और बाहर कर दो 2 ब्रोमीन। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि इसके आइसोमर्स स्केच करो तो फिर आप क्या करोगे, कहोगे 1 ब्रोमीन अंदर लाइए और 1 क्लोरीन बाहर ले आइए, वो चौथी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। ठीक, अब देखिए मैं क्या होशियारी करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इन दोनों को बाहर कर रहा हूं, H2O और Cl दोनों को बाहर कर देंगे और उसके बदले यहाँ ब्रोमीन अंदर ले आएंगे, 2 लिगेंड बाहर जाएंगे और 2 लिगेंड अंदर आएंगे। अब देखते हैं बनने क्या वाला है, देखिए क्या बना, CONH3 Br2 और इधर बन गया आपके पास H2OCl। ठीक, ये दोनों बाहर गए, ये अंदर आ गया। अब ये और ये क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर हैं? बिल्कुल हैं, ध्यान लगाइए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे है, ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। क्यों है भैया? ये ब्रोमीन का आयन देता है, अब ये थोड़ा सा एरो वैरो हटाते हैं, यहाँ से मिलता है क्या, ब्रोमीन का आयन, ब्रोमाइड आयन, यहाँ से मिल रहा है क्लोराइड आयन, तो हो गए ना आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अंदर था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो फिर ये क्या हाइड्रेट आइसोमर्स हैं? बिल्कुल हैं, हाइड्रेट भी हैं, ये हाइड्रेट आइसोमर्स। तो जो कुछ राइटर्स ने लिखा है ना कि ये एक स्पेशल टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, तो गलत थोड़ी लिखा है। इस एग्जाम्पल से वो बता तो रहे हैं कि आप करके तो देखिए, ये हाइड्रेट भी शो कर रहा है और ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। लेकिन बच्चा एग्जाम में इतनी जल्दी में होता है कि वो क्या कहता है, सर यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, बस आयोनाइजेशन। अरे ये वाटर भी देख लो भैया, इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो आयोनाइजेशन भी है और हाइड्रेट भी है। तो देखिए 2 टाइप का आइसोमेरिज्म डिस्कस करें, आयोनाइजेशन और हाइड्रेट। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आइसोमेरिज्म जो है दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको देखिए जज करना बहुत आसान होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म मोस्ट ऑफ द बच्चे कर लेते हैं, और ये जो मैं आपका रफ करता जा रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग आप नहीं इसमें लगाइएगा, इसको लिखते चलिएगा, नहीं तो सुबह तक तो ऐसे ही भूल जाओगे। अब बात करने जा रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म का चक्कर देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। इसमें आपके पास जो लिगेंड में वैरायटी होती है दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन सा वाला? एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा तब तो आप ये वाले आइसोमेरिज्म की शक्ल देखिएगा, अदरवाइज लिंकेज का कोई मसला नहीं है, हो ही नहीं सकता लिंकेज। एम्बीडेंटेट में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, जैसे CN बताया था, SCN बताया था आपको, और उसके अलावा आपको बताया था NO2। मैंने कहा था ये 3 तो बड़े कॉमन हैं, और अगर आपने एम्बीडेंटेट वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मिल जाएगी। अब एम्बीडेंटेट का चक्कर क्या होता है, इसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, चाहे कार्बन डोनेशन कर दे चाहे नाइट्रोजन डोनेशन कर दे, मार्क करे दे, चाहे इससे डोनेशन कराओ चाहे इससे डोनेशन कराओ। इस केस में चाहे सल्फर डोनेट करे चाहे नाइट्रोजन डोनेट करे, यहाँ पे चाहे नाइट्रोजन से डोनेशन करा लो चाहे ऑक्सीजन से डोनेशन करा लो। तो जब 2 डोनर एटम्स होंगे तो 2 अलग अलग फॉर्म्स बन के आएंगी, उन 2 अलग फॉर्म्स को कहा जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। सही बात, या लिंकेज आइसोमर्स कहेंगे, फिनोमिना हो जाएगा हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसका चक्कर क्या है, जैसे मेरे पास है CrNH3 NO2 ना लिख के मैंने ONO लिखा, यानी कि ऑक्सीजन डोनर है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में, सॉरी थोड़ा वैलेंसी एलेंसी का चक्कर कर दें, Cl2 करे दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो हमारा होगा, सॉरी कोबाल्ट ही करो, कोबाल्ट के ज़्यादातर केसेस हैं, वर्नर ने भी कोबाल्ट वाली ही स्टडी करी थी। तो ये कॉम्प्लेक्स में देखो ऑक्सीजन से बनने मतलब डोनेशन दिखा दी। एक अल्टरनेट फॉर्म होगी कि सर ये CO है, ये NH3 है, NO2 है और Cl2 है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, तो इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? लिंकेज आइसोमेरिज्म है, क्योंकि लिंक अलग अलग है। इस लिगेंड में लिंकेज हो रही है ऑक्सीजन से, इस लिगेंड में लिंकेज हो रही है नाइट्रोजन से, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड। प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो पहला वाला तो भैया रेड होता है, दूसरा वाला येलो होता है, और रिएक्शंस की बात करी जाए, आप इसको एसिड में डालिए ये डिकम्पोज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बता रही है, नाइट्रस एसिड आपको ये दे देगा, इसको आप एसिड में डालोगे तो ये स्टेबल रहता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे सर लिंकेज आइसोमेरिज्म है? मतलब टेक्निकली ये तो हमने देख के बता दिया कि एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो एक एडवांस टेक्निक होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो कहीं ना कहीं इसको अगर आप करोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास लिंकेज आइसोमर्स है। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक है दैट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, अब इसका एक सवाल जेईई में पूछा गया और उसको रिपीट भी किया गया। ठीक, तो जेईई में 2009 में पूछा और 13 में उसको रिपीट किया। सवाल बहुत ही सिंपल था। ठीक, सवाल वालों ने हमसे कहा कि मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, थोड़ा पहले साफ कर दें, तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट वॉट ले लेना। अब यहाँ देखते हैं, इन्होंने कहा कि मेरे पास पैलेडियम है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और साथ में HCN का होल ट्वाइस है। ये यहाँ पे 2 होंगे ऐसे। इसके इन्होंने कहा जरा आइसोमर्स बताइए कौन से बन सकते हैं। तो पहली बात तो ये HCN है तो एम्बिडेंटेट है, बनेगा क्या, लिंकेज आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा तो देख लो, PD रख लो, PPH3 वैसे ही रहेगा, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। तो HCN है, सल्फर डोनर था, एक बार नाइट्रोजन को डोनर बना दो तो NCS होल ट्वाइस, ये बन गया इसका अल्टरनेट फॉर्म या कह सकते हैं इसका लिंकेज आइसोमर। ये 2009 में पूछा गया और 13 में फिर इसको घुमा के स्टाइल से पूछा गया। ठीक, तो ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म का सवाल था। अब उसके बाद चौथा हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी में सिर्फ 4 आइसोमेरिज्म दिए गए हैं, सॉल्वेंट या हाइड्रेट, आयनाइजेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो बचे कुछ 3 है वो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं, आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक, अगर आप 4 पढ़ के भी जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब चौथे वाले आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चौथा वाला हमारा कौन सा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और ध्यान से देखिएगा, सबसे सिंपल होता है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे। कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं इसकी क्या क्या शर्तें हैं वाले आइसोमेरिज्म के लिए। तो 2 आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स होंगे। पहला वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा निगेटिवली चार्ज होता है। मान लेते हैं यहाँ पे लीगेंड है 1 और लीगेंड 2, ठीक, और यहाँ पे लीगेंड है 3 और लीगेंड 4। किसी कारणवश यहाँ से लीगेंड इधर जंप कर जाए इधर, और यहाँ से कोई लीगेंड इधर आ जाए, तो उससे जो अल्टरनेट फॉर्म्स बनेंगी वो हमारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। ध्यान लगाइए, जैसे मेरे पास है CrNH3 एक और इसी के साथ है COCl6। ठीक, तो अब यहां पर हमारे पास जो फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स आएंगी वो क्या होंगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, यार रुक जाओ, चलो ठीक है सही है, यहां से NH3 को उधर भेजो, Cl को इधर लेके आओ। ठीक, तो क्या बनेगा, CrCl6 और CONH3 ये दोनों जो हमारे आइसोमर्स बन गया है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आएगा ये। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स। अब मैंने यहाँ पे 6 के 6 एक्सचेंज कर दिया, आप चाहे 1 बदलो, चाहे 2 बदलो, चाहे 3 बदलो, चाहे 4 बदलो। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसी के 2 सब टाइप आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए इसके 2 स्पेशल केस होते हैं। सब टाइप कहना थोड़ा सा गलत होगा, कह सकते हैं इसके 2 स्पेशल केस होते हैं, वो 2 अलग टाइप का आइसोमेरिज्म होते हैं। एक को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि ये वाले आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन है, देखिए दोनों को बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। इसी का एक स्पेशल केस है, मगर इसके लिए कंडीशन दूसरी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिजिंग लीगेंड चाहिए। क्या चाहिए, ब्रिजिंग लीगेंड चाहिए, या हम कह सकते हैं हमें पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब ये समझिए, ब्रिजिंग लिगेंड का चक्कर तो लिगेंड वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मतलब ब्रिज वाला होगा, 2 मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम करेगा। पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की कहानी आपको बताते हैं कि एक से ज्यादा इसमें क्या होंगे, मेटल्स होंगे एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक, अब एग्जाम्पल दिखाएं तो आपको समझ में आए। जैसे मेरे पास ये है PTCl, फिर से यहाँ पे PT, यहाँ पे लगा दिया NH3, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया NH3, यहाँ पे लगा दिया Cl।
ठीक। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देख रहे हो ये Cl और ये Cl, ये दोनों प्लैटिनम के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो नाम क्या रखा? ब्रिजिंग लिगेंड। उसके अलावा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मेटल्स हैं विद इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक। अब देखो भैया मेरे, यहां से अगर एक क्लोरीन इधर चला जाए, ठीक, इधर से एक क्लोरीन इधर चला जाए और उधर से हम एक NH3 इधर ले आए, तो क्या बनेगा? अल्टरनेट फॉर्म क्या बनने वाली है? एक बार पेन पेपर उठा के बना के देखिए, तो ये बनेगा NH3 PT Cl Cl PT Cl। ठीक। यहां से एक इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो ये जो आइसोमर्स बनेंगे ये क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। इनके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास? ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए और या तो कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है भैया? हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है, तो इसको इससे अलग अलग रखिएगा। ठीक है, ये इसी का एक केस, लेकिन स्पेशल केस है, तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है भैया वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करी जाए तो ये भी बहुत सिंपल है और इसको कहा जाता है स्यूडो आइसोमेरिज्म। किताब में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि ये स्यूडो आइसोमेरिज्म है, ये मैं आपको अपनी मनगढ़ंत भाषा में बता रहा हूँ। बात करने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करी जाए तो जैसे ये देखो भाई, PT NH3 और बस या ऐसा करते हैं, दो करते हैं Cl2, ये कॉम्प्लेक्स देख लो। ठीक। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो आप, तो क्या हो जाएगा? प्लैटिनम 2 हो जाएंगे, अमोनिया 4 हो जाएंगे, क्लोरीन भी 4 हो जाएंगे, तो इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म आएगी PT NH3 सही बात, और Cl 8 हो गए हैं, तो एक हमने करा, सॉरी 8 नहीं 4 हो गए हैं, PtCl4। ठीक। तो देखिए ये जो बन के आया हमारा, ये क्या है? इसी का क्या है? पॉलीमर है। ये मोनोमर है, ये एक तरीके से डाइमर हो गया, तो इनको क्या कहा गया? पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स कहा गया कि सर एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, दोनों में फर्क क्या है? बस इतना फर्क है कि जो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। अब इसको हम लोगों ने, मैंने क्या नाम दिया? स्यूडो आइसोमेरिज्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरी पर्सनल खुराफात है, इसका मैंने पर्सनल नाम रखा है। अब आप सोच रहे हो कि इसको स्यूडो आइसोमेरिज्म क्यों कहा गया? मतलब मैंने इसको स्यूडो का नाम क्यों दिया? देखिए अगर स्यूडो की बात करी जाए यानी कि फॉल्स है, यहाँ पे और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। हाउएवर यहाँ और यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो इंपीरिकल फार्मूला जो है वो क्या है? सेम है। तो ये इंपीरिकल फार्मूला सेम होने की वजह से आप इनको आइसोमर्स कह सकते हैं। प्रैक्टिकली तो आइसोमर्स नहीं है, तो नाम रख दिया स्यूडो आइसोमर्स। ठीक। और ये किताब में नहीं है, मैंने इसको पर्सनली कहा है। और ये भी एक टाइप का मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही है, स्पेशल केस है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का, क्योंकि पहले हमारे पास प्लैटिनम के साथ अमोनिया था, अमाइन था और क्लोरीन दोनों था। अब देखोगे तो प्लैटिनम के साथ सिर्फ NH3 है और इस प्लैटिनम के साथ सिर्फ क्लोरीन है, तो एक टाइप का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो आप इसको। तो ये हो गई हमारी 6 वैरायटी। 7वीं वैरायटी जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, कॉम्पिटिटिव अप्रोच है तो देखिए, अदरवाइज रहने भी देंगे तो काम चल जाएगा। द 7th वैरायटी इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है भैया? देखिए जैसे मेरे पास ये लिगेंड है, ध्यान लगाइएगा, NH2 को मैंने इसमें 1 और 2 की जगह दे दी इज्जत से। ठीक। तो ये हमारा जो बन के आया, ये कुछ नाम होगा इसका, प्रोपेन 1,2 डाइअमाइन नाम होगा। अब मैं इस NH2 को इधर लेके आऊं तो एक अलग फॉर्म बन के आएगी ऐसे। ये प्रोपेन 1,3 डाइअमाइन हो गया। अब अगर ये कहीं पर अटैच होगा तो कॉम्प्लेक्स कुछ और बनेगा, ये कहीं पर अटैच होगा तो कॉम्प्लेक्स कुछ और बनेगा। तो जो आइसोमर्स बन के आएंगे उसे क्या कहेंगे? लिगेंड आइसोमर्स, क्योंकि इसमें लिगेंड अलग अलग है। लिगेंड के अंदर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट मैंने करा दिया एक NH2 ग्रुप का। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, पहले तो उसके बीच में एक लाइन खींचे, ये अलग है भैया और ये अलग है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास गंदा बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल हो सकता, अरे सही हो जाओ भाई, जैसे एक आयरन का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeH2O2, ठीक,
और इस बार ये वाले को लेते हैं तो क्या हो जाएगा CH3CH CH2 NH2 NH2, ये लग गए इसके 2 यूनिट्स, तो ये कॉम्प्लेक्स बना। ठीक, इसके साथ ये बना। अब यही सेम कॉम्प्लेक्स आप बना दो FeH2O2 और CH2CH CH2 NH2 NH2। अब भाई साहब अगर आप देखोगे, इतनी गलतियां होती हैं बनाने में, तो ये एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लिगेंड्स अटैच हैं। 2 क्लोरीन भी लगा दो तो बढ़िया बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब ये लिगेंड अलग था, ये लिगेंड अलग था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिगेंड का तो सेम था, लेकिन शक्लें अलग अलग थी, तो जो आइसोमेरिज्म होगा दैट विल बी लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो ये था आइसोमेरिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरल आज बताया है, स्टीरियो आपको कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे। और जो पुरानी वीडियोस है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखते रहें, पढ़ते रहें, और मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी ज्ञान की बातें बतानी हमें बता दें। थैंक यू।